हमारा टॉपिक आयोटिक रीजर्जिटेशन है। आयोटिक रीजर्जिटेशन में पहले हम आयोटिक वाल्व के बारे में बात करेंगे। आयोटिक वाल्व जो होता है वो प्रेजेंट होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में। ओके, सो जब लेफ़्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, मतलब कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये आयोटिक वाल्व जो हैं ये खुल जाते हैं और खुलने की वजह से जितना भी ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में है वो वहाँ से पास होके आयोटा में आ जाते हैं। फिर आयोटा के थ्रू ये ब्रांचेस के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। ओके, सो ये जो आयोटिक वाल्व है इसका यही यूज़ है कि ये टाइम टू टाइम लेफ़्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल और डायस्टोल के हिसाब से क्या करते हैं, ये कॉन्स्ट्रिक्ट, ये ओपन और क्लोज़ होते हैं। ओके, किसी कारणवश अगर आयोटिक वाल्व ओपन रह जाते हैं, कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है या कोई और लीजन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आयोटिक वाल्व पूरी तरीके से अगर बंद नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब लेफ़्ट वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में से ब्लड निकलने के बाद वापस जब लेफ़्ट वेंट्रिकल एक रिलैक्सिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, तब ये जो आयोटिक वाल्व हैं ये पूरी तरीके से बंद हो जाने चाहिए। जो आयोटिक वाल्व जब बंद हो जाते हैं तब लेफ़्ट एट्रियम में से लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, तो दिस हैपन्स इन अ रिदम, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा चलता है। ओके, किसी कारणवश अगर ये आयोटिक वाल्व पूरी तरीके से क्लोज़ नहीं हो पाते हैं, जब लेफ़्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, तो जो प्रेशर लेफ़्ट वेंट्रिकल ने एक्सर्ट किया था इस ब्लड को इजेक्ट आउट करने के लिए, अगर ये पूरी तरीके से आयोटिक वाल्व बंद नहीं होते हैं, ओपन रह जाते हैं थोड़ा सा भी, तो उतने ही प्रेशर से वापस आयोटा में से क्या हो जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड बैक फ्लो हो सकता है। ओके, सो द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम द आयोटा इनटू द लेफ़्ट वेंट्रिकल ड्यू टू द non-complete closure of the aortic valve is known as aortic regurgitation. यहाँ aortic में this aortic is referring to the aortic valve and this regurgitation means the back flow. ओके, सो ये था कि ये डिज़ीज़ क्या है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट कॉजेज़ आयोटिक रिजर्जिटेशन। आयोटिक रिजर्जिटेशन कैन बी कॉज्ड बिकॉज ऑफ मेनली द रूमेटिक डिजीज़ेस, जैसे स्ट्रेप थ्रोट या फेरेंजाइटिस वगैरह स्ट्रेप डिजीज़ेस होते हैं, उसके एक अनट्रीटेड सिचुएशन की वजह से बहुत साल बाद, डिकेड्स बाद जाके देयर आर चांसेस कि दैट रूमेटिक डिजीज़ कैन टर्न इनटू दिस वाल्व डिसऑर्डर्स। ओके, इसके अलावा देयर आर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, स्पेसिफिकली एंडोकार्डाइटिस की वजह से देखा गया है कि आयोटिक वाल्व में या मिट्रल वाल्व में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस हैं। ओके, इसके अलावा कुछ केसेस में देखा जाता है कि इफ़ द बेबी इज़ बॉर्न विथ एनी डिफेक्ट, अगर कस्प में, लीफलेट में कोई डिफेक्ट हो गया है या देयर इज़ अ फ्यूजन बिटवीन द कस्प ऑफ द आयोटिक वाल्व, तो उससे भी हो सकता है। सो दैट कम्स अंडर द कंजेनाइटल एनोमैलीज। ओके, सो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आयोटिक रिजर्जिटेशंस हो सकते हैं। एनी डिसऑर्डर लीडिंग to tissues, any disorders leading to muscles, so these can all lead to aortic regurgitation. Now we'll be talking about the symptoms that a person experience जब उनको aortic regurgitation हो रहा है। बहुत सारे patients में हम देखते हैं कि the condition remains asymptomatic for many years, then धीरे धीरे gradually there are chances कि mild symptoms can start to develop. उसमें there are chances of heart murmur सुनाई देने के, cardiac murmurs जिसको हम कहते हैं, a forceful ejection और द फोर्सफुल बैक फ्लो जो है वो सुनाई देना। इसके अलावा देयर आर चांसेस कि चेस्ट टाइटनेस या चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है विच कैन लीड टू एंजाइना। ओके, इसी के साथ साथ देयर आर चांसेस कि पहले तो ऐसा होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, वो आराम से फिर जब कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो वो आयोटा में भेज देंगे। स्टार्टिंग कुछ टाइम तो ठीक रहते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ के मसल्स ख़राब होना स्टार्ट हो सकते हैं एंड दैट कैन लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल भरा रहेगा तो लेफ़्ट एट्रियम पे प्रेशर पड़ेगा, देन दैट विल पुट प्रेशर ऑन द पल्मोनरी सिस्टम, दैट कैन इन टर्न पुट प्रेशर ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होते हैं तो उस वजह से भी देयर आर चांसेस कि जो लोग हैं उनके पैरों में आप देखेंगे कि एंकल की तरफ स्वेलिंग और एडिमा वगैरह होने के चांसेस हैं। पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से पल्मोनरी कंजेशंस होने के, डिस्निया होने के चांसेस बहुत हैं। ज़्यादातर पैरोक्सिमल नॉक्ट्यूरल जो डिस्निया है वो देखा जाता है। पैरोक्सिमल इज़ एट अ सर्टेन इंटरवल एंड नॉक्ट्यूरल इज़ एट द नाइट टाइम। ओके,
ज़्यादातर जब पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर जब वो सो रहे होते हैं या रेस्टिंग फेज़ में होते हैं, इन दोनों टाइम में देयर आर चांसेस कि ब्लड के ठीक से ना पंप होने की वजह से, ब्लड और ऑक्सीजन की कमी की वजह से द पर्सन कैन हैव साइंस ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ओके, सो जब स्ट्रेसफुल एक्टिविटी, जब कोई फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं तो बॉडी की डिमांड बढ़ जाती है, उस वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होता है। और जब व्यक्ति सो रहे होते हैं या लेटे हुए होते हैं, रेस्टिंग फेज़ में होते हैं, तब क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उनके जो चेम्बर्स हैं वो उसकी फिलिंग में ज़्यादा फैसिलिटेटिंग नहीं होता है, इस वजह से रेस्टिंग फेज़ में देयर आर चांसेस कि नॉर्मली भी, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान में भी रेस्टिंग फेज़ में जो कार्डियक पंपिंग रेट है वो थोड़ा सा कम होता है। बट जब व्यक्ति ऑलरेडी इल हैं तो देयर आर चांसेस कि उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर प्रॉक्सिमल नॉक्ट्यूरल डिस्निया वगैरह। ओके, सो ये कुछ कंडीशंस हम देखते हैं। इसके अलावा द पर्सन कैन हैव नॉजिया, द पर्सन कैन हैव वॉमिटिंग बिकॉज ऑल दिस इश्कीमिया, हाइपोक्सिया या फिर द कंजेशन जो चेस्ट में हो रहा है, अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो द पर्सन कैन हैव फीवर, अदरवाइज आयोटिक रीजर्जिटेशन की वजह से होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म्स देखने के चांसेस मिलते हैं अगर बहुत टाइम तक ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में सेटल रहेगा तो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि द पर्सन थॉरो हिस्ट्री टेकिंग इज़ डन, ये जानने के लिए कि पहले कोई बीमारी तो नहीं रही है, कोई अनट्रीटेड फेरेंजाइटिस तो नहीं था, किसी भी तरीके का फीवर या कोई इन्फेक्शन के साइंस तो नहीं थे, सेप्टिसीमिया तो नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हम एक बार थॉरली एनालाइज कर लेते हैं। इसके अलावा हम फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान हम ऑस्कल्टेशन में चेस्ट मर्मर्स को देखते हैं, पल्स प्रेशर्स वगैरह जो हैं वो हम एक बार अच्छे से एनालाइज करते हैं टू सी द डिफरेंस इन द सिस्टोलिक प्रेशर्स एंड द डायस्टोलिक प्रेशर्स। ओके, सो इसके अलावा हम अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो हम एक सबसे पहले ईसीजी करते हैं टू सी फॉर एनी टाइप ऑफ फिब्रिलेशंस या एनी टाइप ऑफ अबनॉर्मल रिदम्स। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राम किया जाता है। इकोकार्डियोग्राम किया इसलिए जाता है ताकि देखने के लिए कि चारों चैम्बर्स की जो फंक्शनिंग है वो कैसा है। जब कार्डिक कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो किस रेट में फिलिंग हो रही है। स्पेसिफिकली अगर हम लेफ़्ट साइडेड की बात करें तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में किस रेट में पंप हो रहा है, इजेक्ट आउट हो रहा है ब्लड, और क्या किसी कारणवश जब वो रिलैक्स हो रहे हैं तो वापस ब्लड आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम इकोकार्डियोग्राम में देख सकते हैं। इसके अलावा किसी तरीके का अगर डिजनरेशन है, कस्प में प्रॉब्लम है, फ्यूजन हो गया है, तो ये चीज़ें CT MRI के द्वारा देखा जा सकता है, कार्डिक CT MRI। इसके अलावा कार्डिक कैथेटराइजेशन किया जा सकता है ये देखने के लिए कि प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है। पल्मोनरी प्रेशर्स का जो एक रूट रीज़न है वो भी हम कार्डिक कैथेटराइजेशन के थ्रू जान सकते हैं। ओके, सो ये कुछ एनालाइजिंग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम आयोटिक रिजर्जिटेशन और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट, दैट्स द मेन पॉइंट। मैनेजमेंट में द मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, द मेडिकल मैनेजमेंट एंड द सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट से आयोटिक रिजर्जिटेशन ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो ज़रूर हम कर सकते हैं, या फिर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने की कोशिश हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं, तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ना हो इसके लिए हम ब्लड थिनर्स दे सकते हैं, जैसे एंटीप्लेटलेट्स वगैरह, जिससे जब ब्लड काफ़ी देर तक अगर लेफ़्ट वेंट्रिकल में अगर सेटल भी हो रहे हैं तो वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशंस ना हो, इसके लिए हम ब्लड थिनर्स दे रहे हैं। इसके अलावा हम वैसोडाइलेटर्स देते हैं ताकि ज़्यादा ब्लड पहुँचे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि इन टर्न जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज, जब बॉडी में सप्लाई कम हो रहा है और फिर इन टर्न जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है उससे हार्ट का जो एक वर्कलोड है वो भी बढ़ रहा है। जब हार्ट का वर्कलोड बढ़ेगा तो कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो ये वर्कलोड है वो कम करने के लिए हम वैसोडाइलेटर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, AC इनहिबिटर्स दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं ताकि सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से क्या हो जाए, वॉश आउट हो जाए। ओके, सो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिम्टम्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। इन केस अगर अबनॉर्मल रिदम है तो डिजॉक्सिन देते हैं, अदरवाइज हम नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। ओके, नाउ द लास्ट थिंग इज़ सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो वॉल में प्रॉब्लम है, वाल्व को दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। अगर प्रॉब्लम इस स्टेज पर है कि हम उसे करेक्ट कर सकें तो वाल्व की रिपेयर की जा सकती है। दैट प्रोसीजर इज़ कॉल्ड एज आयोटिक वाल्व
वाल्वुलोप्लास्टी, ओके, आयोटिक वाल्व रिपेयर या फिर आयोटिक वाल्वुलोप्लास्टी। अगर वाल्वुलोप्लास्टी नहीं किया जा सकता है तो फिर वी कैन गो फॉर अ वाल्व रिप्लेसमेंट, जिसको हम कहते हैं आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, ओके। सो ये दो तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इस वाल्व की वजह से, आयोटिक वाल्व की वजह से जो प्रॉब्लम है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने के लिए या उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ये दो टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयोटिक रिजर्जिटेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।